कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं मिस्टर एक्स आपके लिए एक और गांव से जुड़ी हुई जबरदस्त हॉरर स्टोरी लेकर के आ चुका हूं। मुझे पता है कि आपको गांव से जुड़ी हुई हॉरर घटनाएं सुनने में बड़ा ही आनंद आता है और मेरी कोशिश रहती है कि आज के ज़माने में तो नहीं, बल्कि जब हमारे देश में आज़ादी की जंग चल रही थी, उस ज़माने में गांव के अंदर ऐसी घटनाएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थीं। हालांकि उस ज़माने के काफ़ी कम लोग बचे हैं जो अभी जिंदा है, लेकिन फिर भी कई बुजुर्गों से हमें गांव की कई स्टोरियां जानने को मिलती हैं और वाकई में बुजुर्गों के पास काफ़ी ज़्यादा जानकारी होती है। वे हर बार कुछ नया ही बताते हैं और अब तो वैसे भी गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है और मैं तो वैसे ही गांव में रहने वाला हूं, तो मैं तो खेत खलियानों में निकल जाता हूं, जहां पर किसी पेड़ के नीचे मुझे बुजुर्ग ताश खेलते हुए मिल ही जाते हैं और वहीं पर मैं पहुंच जाता हूं उनके सामने अपनी बातें लेकर के। और फिर जैसे ही मैं अपनी बात शुरू करता हूं, वो भी बड़े इंटरेस्टेड हो जाते हैं और कई गांव की पुरानी घटनाओं को मेरे सामने शेयर करते हैं। हालांकि उन्होंने भी उन घटनाओं को अपने बुजुर्गों से सुना हुआ होता है और कई पुराने बुजुर्ग तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने इन घटनाओं को होते हुए भी देखा है। लेकिन आज की जो स्टोरी है वो एक दूसरे गांव की है। उस गांव का नाम है शिरपुर। दरअसल हमारी टीम का ही एक मेंबर उसी गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने ही अपने गांव के बुजुर्गों से स्टोरी को सुना है और आज हमारे साथ शेयर किया है। और आपने कभी मसान के कारिंदों के बारे में नहीं सुना ना, तो आज आप इनके बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। मसान प्रेत क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे बनते हैं और कितने खतरनाक होते हैं, ये आज आपको इस स्टोरी के माध्यम से पता चलने ही वाला है। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं कि आप में से काफ़ी लोगों ने शायद मेंबरशिप के बारे में सुना होगा। वहाँ पर बहुत ही डार्क दुनिया की स्टोरी हम सुनाते हैं और अभी बहुत ही जल्दी वहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी और हम लाने वाले हैं जो एक्चुअल में आपकी हॉरर में आंखें खोलने वाली है। और दूसरी ज़रूरी बात कि हम खुद भी वहाँ पर कभी कभी लाइव आ जाते हैं, तो अगर आप हमें खुद ही देखना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। चलिए अब आज की स्टोरी शुरू करते हैं। गांव शिरपुर एक शांतिपूर्ण और सुखी संपन्न हरियाली से भरपूर गांव था। लोग अपने काम में व्यस्त रहते थे। सुबह से शाम तक खेती बाड़ी, गाय भैंसों के साथ समय बिताना और कभी कभी गप्पे मारना। लेकिन गांव वाले हर शाम को गांव की चौपाल पर एक साथ इकट्ठे होकर दिन भर की सुख दुख की बातें करते और एक दूसरे का हालचाल जानते। सरपंच मना भाऊ बड़े ही खुशदिल और दयालु इंसान थे जो गांव वालों को अपने परिवार की ही तरह समझते थे। वैसे तो गांव शिरपुर छोटा सा था, वहां कोई बड़े उत्सव या आयोजन कभी नहीं होते थे, लेकिन कभी कभी उस गांव में कोई तमाशा दिखाने वाली मंडली चली आती थी तो कुछ दिनों के लिए गांव वालों का अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता था। बरसात के दिन शुरू हो गए थे। बरसात के आने के साथ ही गांव वालों का काम बहुत बढ़ गया था, क्योंकि गांव वालों का मुख्य कार्य खेती किसानी था। लेकिन अभी पिछले 2-1 दिन से बारिश लगभग नहीं के बराबर हो रही थी, इसीलिए फिर गांव वाले रोज की तरह शाम ढलते ही चौपाल पर आ बैठे थे। गप गोष्ठी और हंसी मजाक के बीच हुक्का और बीड़ी भी पीते जा रहे थे गांव वाले कि अचानक ही उनके कानों में ढोलक और शहनाई बजने और साथ ही घुंघरुओं के खनकने की आवाज सुनाई दी। चौपाल पर बैठे सारे लोग एकदम से चौंक के इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी नजर दूर से आती हुई एक सजी धजी सी बैलगाड़ी पर पड़ी। उस बैलगाड़ी पर एक ढोलकिया, एक शहनाई वादक और एक नर्तकी बैठे हुए थे। नर्तकी के चेहरे पर लंबा घूंघट पड़ा हुआ था, लेकिन उसके पैरों की थिरकन से घुंघरू खनकने की मधुर आवाज आ रही थी। सरपंच ने गांव के बुजुर्ग मल्हार राव से कहा, ये तो कोई तमाशा मंडली लग रही है, लेकिन इस बरसात के मौसम में तो तमाशा मंडली गांव में नहीं आती है, फिर ये मंडली कैसे यहां चली आई? शारंगधर सोचते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी गांव वाले ने इस तमाशा मंडली को न्योता देकर बुलाया हो? मना भाऊ तुरंत बोले, नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी गांव वाले ने इस तमाशा मंडली को बुलाया होता तो मुझे जरूर बताया होता पहले से, लेकिन इस बारे में कोई भी खबर नहीं है मुझे।
इसलिए लगता है ये मंडली खुद से ही हमारे गांव में आई है। थोड़ी देर बाद जब वो सजी धजी हुई बैलगाड़ी चौपाल के पास आई तो उसे देख सबका ध्यान उधर ही चला गया। सब उत्सुकता से उठ के चलते हुए उस बैलगाड़ी के इर्द गिर्द आके खड़े हो गए। वह सचमुच ही तमाशा मंडली थी, जिसमें थे नर्तकी रूपा, ढोलकिया बन्ने खां और शहनाई वाला गोपीनाथ। उनकी सवारी एक पुराने खचाखच भरे बैलगाड़ी में थी, जिसमें रंग बिरंगे कपड़े, चमचमाते बर्तन और तमाम वाद्य यंत्र लदे हुए थे। उनका आगमन गांव के किनारे से हुआ और देखते ही देखते और भी गांव वालों की भीड़ एकत्र हो गई। तभी बैलगाड़ी में बैठे तीनों शख्स नीचे उतर पड़े। नर्तकी ने अपने चेहरे पर लटक रहे घूंघट को और भी नीचे करते हुए बड़ी अदा से कमर मटका के और हाथ जोड़कर सब गांव वालों को नमस्कार किया। फिर एकदम मधुर स्वर में बोली, मैं रूपा हूं और ये दोनों मेरे साथी हैं। हम तीनों यहां आप सबको तमाशा दिखाने आए हैं। क्या कुछ दिनों के लिए हमारे रहने रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं आप लोग? मना भाऊ ने अपने आसपास खड़े लोगों से चर्चा की, फिर हामी भरते हुए बोले, हाँ, इसी चौपाल से थोड़ी दूर पर बना है ग्राम पंचायत भवन। तुम तीनों वहां आराम से रुक सकते हो, लेकिन तमाशा अच्छा होना चाहिए तुम सबका। नर्तकी ने अपनी कमर झटकते हुए ठुमका लगाया, फिर लहराती आवाज में बोली, तमाशा तो ऐसा होगा कि आप सब अपने आप को ही भूल जाएंगे। आइए सब आराम से बैठ जाइए, हम लोग अभी अपनी कला का नमूना दिखाते हैं। सारे लोग दम साध के उत्सुकता से वहीं चौपाल पर बैठ गए। ढोलक की ताल और शहनाई की तान पर नर्तकी रूपा अपना नृत्य दिखाने लगी। नर्तकी के नृत्य, गोपीनाथ की शहनाई की तान और बन्ने खां के ढोल की गूंज ने गांव को जैसे सम्मोहित कर लिया। लोग जैसे अपनी जिंदगी के तनाव और परेशानियों को भूलकर इन कलाकारों की दुनिया में खो गए। उनकी कला इतनी आकर्षक थी कि कोई भी अपनी नजरें तक नहीं हटा पा रहा था इन तीनों के प्रदर्शन से। उन सब पर जैसे कोई जादू सा हो गया था। सब आधी रात तक वहीं के वहीं बैठे हुए नाच गाना देखते रहे। उन्हें भूख प्यास सता रही थी और न ही किसी की आंखों में नींद की झलक थी। सबके सब बस मंत्रमुग्ध हो नर्तकी को देखे चले जा रहे थे। गांव वाले उन तीनों को अपने बीच पाकर बहुत खुश थे। नर्तकी के नृत्य, ढोलकिया के ढोल की थाप और शहनाई वादक की मधुर धुन ने गांव वालों को जैसे दीवाना कर दिया था। जब आधी रात को तमाशा खत्म हुआ तो ढोलकिया ने अपने ढोलक पर 3 बार जोर जोर से थाप मारी और मंत्रमुग्ध बैठे सारे गांव वाले जैसे झकना के अपने होशो हवास में लौटे। सरपंच ने तमाशा मंडली को पंचायत भवन भिजवाया और वहां उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था करा दी। सारे गांव वाले भी फिर किसी तरह खोए खोए से अपने घर लौटे और बिना कुछ खाए पिए ही सो गए। रोज भोर होते ही नींद से जगने वाले गांव के लोग दूसरे दिन दोपहर होने तक भी बड़ी देर तक सोते ही रहे। फिर जब वे लोग सो के उठे तो उनके सिर एकदम भारी भारी से हो रहे थे। सुस्ती और आलस से भरे सब किसी तरह दैनिक काम निपटाने लगे। लेकिन जैसे ही शाम ढली और उनके कानों में ढोलक की आवाज आई कि सब के सब एकदम मतवाले होकर चौपाल की तरफ दौड़ पड़े। वहां नर्तकी आज कुछ ऐसा नाच रही थी कि लोग पलकें तक झपकाना भूल गए। बब्बन उसी गांव का एक युवा लड़का था जो गांव में रहकर बढ़ई का काम करता था। वह नर्तकी की सुंदरता और उसके नृत्य की अदाओं से बुरी तरह आकर्षित हो गया। जब भी नर्तकी लहरा के नाचती थी, बब्बन को एक अजीब सी अनुभूति होती थी, जैसे कि नर्तकी की आंखें उसे सीधे देख रही हों और उसके दिल की गहराइयों तक पहुंच रही हों। आधी रात को जब तमाशा खत्म हुआ और गांव वाले उठ के अपने अपने घर चले गए तो बब्बन धीरे से उठ के उस नर्तकी के करीब गया। नर्तकी ने अपने घूंघट की ओट से उसे देखते हुए कहा, तमाशा तो खत्म हो गया सरकार, अब अपने घर जाइए आप। लेकिन बब्बन ने बेताब हो कहा, मैं अपने घर नहीं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं। मेरे दिलो दिमाग पर जैसे तुम ही तुम बस गई हो। एक बार अकेले में तुम्हारे रूप का दीदार करना चाहता हूं मैं। नर्तकी ने ढोलकिया और शहनाई वादक से कुछ कहा और फिर बब्बन को अपने पीछे आने का इशारा करके वो पंचायत भवन की ओर चल पड़ी। भवन पहुंचते ही नर्तकी ने अपने दोनों साथियों को बाहर बरामदे में रुकने के लिए कहा और बब्बन का हाथ पकड़ के उसे अंदर भवन में ले गई।
जैसे ही नर्तकी ने बब्बन का हाथ पकड़ा, वो डर से सिहर उठा, क्योंकि नर्तकी का हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा लग रहा था। बब्बन ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो नर्तकी ने और भी जोर से उसका हाथ पकड़ के उसे अपने बिल्कुल करीब खींच लिया और अगले ही पल अपने चेहरे का घूंघट पलट दिया। नर्तकी का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ और बेहद भयानक लग रहा था। नर्तकी की आंखें, जो गड्ढों के समान दिख रही थीं, अचानक ही उनसे खून बहने लगा। बब्बन डर से चीखने चिल्लाने लगा, पर नर्तकी ने बब्बन को एक पल में अपने पास खींच लिया और एक ही झटके में उसकी गर्दन दबा दी। बब्बन ने चिल्लाने और अपने को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नर्तकी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह कुछ नहीं कर सका। नर्तकी ने बब्बन को मार डाला और उसके शव को एक पेड़ के पीछे छुपा दिया। दूसरे दिन दोपहर को जब गांव वाले जागे और अपने घरों से बाहर निकले तो उन्हें बब्बन का शव मिला। गांव वाले ये देख के हैरान रह गए कि बब्बन की मौत कैसे हो गई। उन्हें समझ नहीं आया कि बब्बन को किसने मारा होगा, लेकिन जब उन्होंने बब्बन के शव को गौर से देखा तो उसके चेहरे पर भी बिल्कुल वैसी ही अजीब सी दहशत थी, जैसे कि वह मरते समय जो कुछ देख रहा था वो बहुत ही भयानक था। फिर दूसरे दिन की रात आई। गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। पहले तो गांव के कुछ जानवर अजीब तरह से व्यवहार करने लगे। गायें और भैंसें बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगी। फिर कुछ लोगों ने रात में अजीब अजीब आवाजें सुनी। कोई कह रहा था कि उसने एक काली छाया देखी है जो गांव में मंडरा रही है। धीरे धीरे घटनाएं और भी भयंकर होने लगी। गांव के कुछ लोग गायब होने लगे। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद वे अपने रिश्तेदारों के घर गए होंगे, लेकिन जब वे नहीं लौटे तो गांव वाले चिंतित हो उठे। रविंद्र भी बाकी गांव वालों के साथ रोज रात को चौपाल पर जाके तमाशा देखा करता था। वो हर रात सोचता कि कैसे भी करके उसे एक बार नर्तकी से अकेले में मिलने और बातें करने का मौका मिल जाए, लेकिन सीधे नर्तकी से कुछ कहने में रविंद्र को झिझक सी होती। इसलिए फिर उसने बहुत सोच समझ के एक रात तमाशा खत्म होने के बाद ढोलकिया को पास बुलाया और उसे एक 10 रुपए का नोट देते हुए बोला, ये पैसे रखो और एक बार मुझे नर्तकी से अकेले में मिलवा दो। ढोलकिया एकदम रहस्यमयी हंसी हंसने लगा, फिर धीरे से बोला, थोड़ी देर बाद आ जाना, गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के पास। रविंद्र खुशी से झूमते हुए तुरंत पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। वहां उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 10 मिनट बाद ही उसे दूर से नर्तकी आती हुई दिखाई दी। रविंद्र के दिल की धड़कनें एकदम बेकाबू सी हो उठी और उसने गौर से अंधेरे में अपनी तरफ आती हुई नर्तकी को देखा। चेहरे पर घूंघट डाले नर्तकी जल्दी जल्दी चलती हुई उसकी तरफ चली आ रही थी। पास आते ही जैसे ही रविंद्र ने कुछ कहना चाहा कि नर्तकी ने उसके होंठों पर हाथ रख उसे पीपल के पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा और फिर खुद भी उसके करीब बैठ गई। नर्तकी के बदन से एकदम मदहोश कर देने वाली महक आ रही थी। रविंद्र का दिलो दिमाग पूरी तरह से बेकाबू हो चला था। रविंद्र उस सुनसान वातावरण में कोहरे से घिरी हुई रात में नर्तकी की बाहों में बाहें डाले बैठा था और इस बात से पूरी तरह से बेखबर था कि नर्तकी के कंधे पर बैठा हुआ गिरगिट की तरह दिखने वाला डरावना जीव अपनी लंबी जीभ लपलपाते हुए नर्तकी के कंधे से नीचे उतर के धीरे धीरे रेंगते हुए अब रविंद्र के पैरों की तरफ बढ़ रहा था। रविंद्र तो नर्तकी के प्यार में खोया था। अपनी आंखें बंद किए कि अचानक उसे अपने पैरों में कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। सरसराहट महसूस होते ही रविंद्र एकदम चौंक उठा और अपने पैर झटकते हुए जोर से कहा, ये सरसराहट सी क्या हो रही है मेरे पैरों में? कहीं कोई केंचुआ या कनखजूरा तो नहीं है यहाँ? नर्तकी ने प्यार से रविंद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ओफ प्यारे, इस ठंडे मौसम में भला कौन सा केंचुआ या कनखजूरा आएगा यहाँ? शायद बर्फीली हवा तुम्हारे पैरों को गुदगुदा रही है और इसीलिए तुम्हें सरसराहट सी महसूस हो रही है। रविंद्र ने गर्दन हिलाई और अपने पैरों को गौर से देखने लगा। वो गिरगिट जैसा जीव अब रविंद्र के बाएं पैर की एड़ी पर एकदम ऐसे चिपक के बैठ गया था कि रविंद्र की नजर उस पर पड़ ही नहीं सकी। नर्तकी ने अपनी उंगलियां रविंद्र के सिर पर हल्के हल्के से फिरानी शुरू की।
साथ ही साथ वो मन में कुछ अजीब सा मंत्र पढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रही थी, रविंद्र के ऊपर नशा सा छाते जा रहा था। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई और वो अपने होशो हवास खो बेसुध हो नर्तकी की बाहों में झूल सा गया। रविंद्र के बेसुध होते ही नर्तकी ने अपना हाथ रविंद्र के सिर से हटा लिया और से उठ के खड़ी हो गई। नर्तकी के उठते ही रविंद्र की एड़ी पर चिपके डरावने जीव ने अपने अगले दोनों पंजे बुरी तरह से रविंद्र के पैर में चिपकाए और फिर अगले ही पल अपना मुंह खोल के नुकीले दांतों को रविंद्र के पैर के अंगूठे में गड़ा के सपास्प उसका खून चूसने लगा। उस डरावने जीव के खून पीने से बेसुध हालत में भी रविंद्र दर्द से बुरी तरह से छटपटाने लगा। वो आंखें बंद किए हुए ही इस तरह से तड़पने लगा मानो बिना पानी के मछली तड़पती हो। रविंद्र के मुंह से दर्द भरी चीख निकल रही थी, लेकिन उसकी इन चीखों से वहीं पास ही खड़ी नर्तकी पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो ऐसे मुस्कुराते हुए रविंद्र को निहार रही थी मानो रविंद्र की दर्द भरी चीखें सुन उसे बहुत ही मजा आ रहा हो। करीब 5-6 मिनट तक वो डरावना जीव बदस्तूर रविंद्र के पैर के अंगूठे पर अपने दांत गड़ाए उसका खून चूसता रहा। फिर अचानक ही उसने खून पीना बंद कर दिया और अंगूठे से अपने दांत हटा के वापस कुछ दूर पर खड़ी नर्तकी की तरफ रेंगते हुए बढ़ने लगा। उस जीव ने जैसे ही रविंद्र के अंगूठे से अपने दांत निकाले कि रविंद्र के पूरे जिस्म में एकदम ऐसे झुरझुरी सी उठने लगी मानो चींटी के सामने किसी ने माचिस की तीली जला दी हो। अब वो जीव पहले की ही तरह दोबारा से नर्तकी के कंधे पर जाके बैठ गया था और बड़े सुकून से अपनी जीभ लपलपाने लगा। नर्तकी ने हल्के हाथों से उस जीव की पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे शाबाशी सी दी। फिर आगे बढ़ के दर्द से तड़पते रविंद्र के पास बैठ के उसके कंधे पर हाथ रख प्यार से बोली, आंखें खोलो रविंद्र, एक बार मेरी तरफ देखो तो आंखें खोलकर। नर्तकी की आवाज सुनते ही रविंद्र ने अपनी बंद आंखें एक झटके से खोल दी और डरी सहमी और दर्द में डूबी हुई आवाज में किसी तरह कराहते हुए बोला, उफ, मुझे अचानक ही इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? पूरे बदन में दर्द की लहरें सी उठ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे पैर में कोई तेज खंजर चुभा दिया हो। नर्तकी फौरन नीचे झुक के अपने हाथ से रविंद्र के पैर के अंगूठे को दबाते हुए बोली, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा पैर तो एकदम अच्छा भला है, कुछ भी तो नहीं हुआ है तुम्हारे पैर को। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा, तभी तो तुम नींद में ही डर के चिल्लाने लगे थे। नर्तकी ने हाथ पकड़ के रविंद्र को उठने में मदद की, फिर प्यार से बोली, अब तुम जल्दी से अपने घर जाओ, नहीं तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें तलाशते हुए यहां तक चले आएंगे। मैं भी अब पंचायत भवन वापस जा रही हूं। रविंद्र अभी कुछ कहता या बोलता कि नर्तकी तो जैसे किसी साए की तरह वहां से गायब हो गई। नर्तकी के यूं अचानक गायब होते ही रविंद्र का दिल घबरा उठा। वो भी जल्दी जल्दी भागते हुए अपने घर पहुंचा, लेकिन घर के दरवाजे पर पहुंचते ही रविंद्र के बदन में तेज दर्द की लहरें सी उठने लगीं और वो दर्द से छटपटाते हुए वहीं नीचे जमीन पर गिर पड़ा। आहट सुन के जब रविंद्र के घर वाले दरवाजा खोल के बाहर आए तो ये देख के उनकी चीखें निकलने लगी कि दरवाजे के ठीक सामने रविंद्र की अकड़ी हुई लाश पड़ी थी। अब तो सारे गांव में दुख और डर का वातावरण छा गया। उसकी दूसरी ही रात गांव के एक बुजुर्ग हरिराम ने देखा कि नर्तकी, ढोलकियां और शहनाई वादक तमाशा खत्म होने के बाद पंचायत भवन न जाके गांव के बाहर एक पुराने मसान की ओर जा रहे हैं। हरिराम डर और जिज्ञासा से उनके पीछे पीछे गया और उसने देखा कि वे तीनों मसान के अंदर एक जलती हुई चिता के सामने बैठ के कुछ जपठोना कर रहे हैं। अचानक मसान के अंदर से एक भयंकर आवाज आई और बुजुर्ग ने देखा कि उस जलती चिता से एक काला प्रेत बाहर निकल कर आया है। वह प्रेत इतना भयंकर था कि डर के मारे उसी क्षण बुजुर्ग की जान ही निकल गई। अगली सुबह गांव वालों को जब बुजुर्ग की लाश मिली तो उस बुजुर्ग के चेहरे पर भी एक अजीब सा डर और दहशत के भाव दिखाई दे रहे थे। गांव वाले समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने नर्तकी, ढोलकियां और शहनाई वादक से पूछताछ की।
लेकिन वे तीनों मुस्कुराते हुए कहने लगे कि वे तो बस तमाशा दिखाने आए हैं। लेकिन गांव वालों को अब उनकी बातों पर विश्वास नहीं था। वे जानते थे कि ये तीनों कुछ तो छुपा रहे हैं। गांव वालों ने फैसला किया कि वे इन तीनों को गांव से बाहर निकाल देंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मसान प्रेत ने गांव पर अपना कब्जा जमा लिया था और गांव वाले उसकी बलि चढ़ने के लिए चुने जा रहे थे। अब गांव वालों की जिंदगी खतरे में थी। वे नहीं जानते थे कि वे इस मसान प्रेत से कैसे बचेंगे। वहीं कुछ गांव वाले जो थोड़ा सतर्क थे, उन्हें यह मंडली कुछ अजीब लगी। उनके चेहरे पर कोई साधारण चमक नहीं थी, कुछ और ही था, जैसे वे किसी और दुनिया से आए हों। चंपा काकी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग और अनुभवशील महिला थीं, उन्होंने पहले ही इन कलाकारों को संदेह की नजर से देखा था। वह अक्सर कहती थीं, ये लोग सिर्फ हमारी आंखों का खेल हैं, कुछ छिपा हुआ है इनमें। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, गांव वालों ने देखा कि नर्तकी, ढोलकिया और शहनाई वादक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उनकी आंखें एक अनोखे तरीके से चमकने लगीं और उनके शरीर में एक अजीब सी हरकत होने लगी। गांव वालों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने देखा कि नर्तकी, ढोलकिया और शहनाई वादक धीरे धीरे अपने रूप बदलने लगे। उनके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई और वे एक एक करके अपने असली रूप में बदलने लगे। नर्तकी का शरीर एक काली छाया में बदल गया, ढोलकिया का शरीर एक विशाल और भयंकर रूप में बदल गया और शहनाई वादक का शरीर एक लंबे और पतले प्रेत में बदल गया। गांव वाले उनकी इस भयानक रूप को देखकर चीखने चिल्लाने लगे। उन्होंने देखा कि ये तीनों प्रेत अब गांव वालों पर हमला करने के लिए तैयार हैं। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन तमाशा मंडली के कलाकार अब मसान प्रेत के साथ मिलकर गांव के आसपास के इलाकों में आतंक फैलाने के लिए तैयार थे। गांव वालों को धीरे धीरे डराने और आतंकित करने के लिए नर्तकी, ढोलकिया और शहनाई वादक ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने कार्यक्रम के दौरान कुछ अजीब और भयानक हरकतें शुरू कर दी। नर्तकी ने अपने नृत्य में कुछ अजीब और भयानक मुद्राएं शामिल कर लीं। ढोलकिया ने अपनी ढोल की थाप में एक भयानक और डरावनी लय जोड़ दी और शहनाई वादक ने अपनी धुन में एक अजीब और भयानक सुर मिला दिया। गांव वाले उनकी प्रस्तुति से पहले तो मंत्रमुग्ध हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। नर्तकी, ढोलकिया और शहनाई वादक की हरकतें और धुनें उन्हें एक अजीब सी दहशत में डालने लगीं। गांव वालों ने देखा कि नर्तकी के नृत्य में कुछ अजीब सी छायाएं दिखाई देने लगीं। ढोलकिया की ढोल की थाप से एक अजीब सी कंपन होने लगी और शहनाई वादक की धुन से एक अजीब सी हवा चलने लगी। गांव वालों को अब डर लगने लगा था। वे सोचने लगे कि ये तीनों कोई साधारण कलाकार नहीं हैं, बल्कि कुछ और ही हैं। उन्होंने अपने आप से पूछना शुरू किया कि क्या ये तीनों वास्तव में तमाशा मंडली के सदस्य हैं या कुछ और। लेकिन तभी अचानक ही शहनाई वादक ने अपनी शहनाई से एक बेहद अजीब सी धुन बजानी शुरू की। उस धुन को सुनते ही वहां इकट्ठा हुए गांव वालों को एकदम से नींद सी आने लगी। जल्दी ही वे सब के सब वहीं चौपाल पर ही गहरी नींद में सो गए। फिर 10 मिनट बाद ढोलकिया ने अपनी ढोलक पर 3 बार जोर जोर से थाप मारी और एक झटके से उन सब गांव वालों की नींद टूट गई। नींद टूटने के बाद उनके दिमाग से कुछ देर पहले देखे गए सारे भयानक और अजीबोगरीब दृश्य गायब हो गए। वो सब नर्तकी की कला की तारीफ करते हुए अपने अपने घर चले गए। उस रात के बाद गांव वालों ने देखा कि उनके गांव में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। उनके घरों के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। रात में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। एक रात एक गांव वाले ने देखा कि उसके घर के बाहर एक अजीब सी छाया खड़ी है। वह छाया नर्तकी की तरह दिख रही थी, लेकिन वो छाया किसी ताड़ के पेड़ जितनी लंबी थी। गांव वाले ने उस छाया को देखकर डर के मारे चीख मारी और फौरन अपने घर के अंदर भाग गया। अगली सुबह गांव वाले ने देखा कि उसके घर के बाहर एक अजीब सा संदेश लिखा हुआ था। संदेश में लिखा था, हम तुम्हारे साथ हैं। गांव वाले को समझ नहीं आया कि यह संदेश किसने लिखा है और क्यों लिखा है। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि उनके गांव में और भी अजीब अजीब चीजें होने लगीं।
उनके पशु बीमार होने लगे, उनके खेतों में फसलें सूखने लगीं। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उनके गांव में क्या हो रहा है। एक रात गांव वालों ने देखा कि नर्तकी, ढोलकियां और शहनाई वादक उनके गांव के बीच में खड़े हैं। वे तीनों एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ गांव वालों को देख रहे थे। गांव वालों को लगा कि अब उनके गांव का अंत निकट है। पहली रात को चंपा काकी अपने घर से गायब हो गईं। सुबह जब लोग उनके घर गए तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन वह खुद नहीं थी। किसी ने सोचा कि शायद वह रात को अपने खेतों की ओर गई होंगी, लेकिन फिर अगले दिन भी उनका कोई पता नहीं चला। चुपचाप सब कुछ होता रहा, न कोई शिकायत, न कोई सवाल। लेकिन फिर दूसरा मामला हुआ। दूसरी रात के तमाशे के बाद एक जवान लड़का भानु, जो अक्सर गांव में मोल भाव करने आता था, भी गायब हो गया। उसकी मां ने बहुत तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब चंपा काकी और भानु के गायब होने पर लोग थोड़ा सोचने लगे। गांव वालों को समझ में आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह मंडली, जो दिखने में सजी धजी और उत्सवपूर्ण लग रही थी, दरअसल मसान के प्रेतों के कारिंदे हो सकते हैं। नर्तकी, ढोलकियां और शहनाई वादक ने अपनी योजना के अनुसार गांव वालों में दहशत फैला दी थी। अब वे गांव वालों को और भी डराने के लिए तैयार थे। वे अपनी अगली चाल चलने के लिए तैयार थे, जिससे गांव वालों की जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। गांव वालों ने फैसला किया कि अब से कोई भी रात के समय घर से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन इस फैसले के बाद भी जैसे ही रात को उनके कानों में ढोलक की आवाज आती कि वे सब के सब किसी मंत्र बाधित परिंदे की तरह अपने अपने घरों से निकल के सीधे चौपाल पर पहुंच जाते, फिर आधी रात तक चौपाल पर बैठ के तमाशा देखते रहते। एक रात जब तमाशा देखने के बाद गांव का एक युवक हरिया और उसका भाई विकास दोनों अपने घर लौटे तो उन्हें नींद ही नहीं आई। उनका दिल पता नहीं क्यों बड़ी बुरी तरह से घबरा रहा था। हरिया ने उठ के पानी पिया और इतने में उसके कानों में एक भयानक चीख सुनाई दी। आह आह, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। हरिया ये चीख सुनते ही बौखला के चिल्लाया, ये तो अपने पड़ोसी के बेटे मन्नू की आवाज लगती है। लगता है जरूर वो किसी मुसीबत में है। हरिया बिना एक पल गंवाए लौटे को जमीन पर फेंकते हुए बाहर की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से विकास भी तुरंत उसके पीछे हो लिया। दोनों भाई अंधेरे में अपने पड़ोसी के घर की ओर भागे, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। मन्नू, मन्नू, हरिया चीखा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। चारों तरफ अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तभी विकास की नजर खलिहान की तरफ गई। वहां किसी लाल रोशनी की हल्की सी चमक थी। विकास ने हरिया की बांह पकड़कर कहा, वो देख भाई, खलिहान की तरफ कुछ तो है। दोनों धीरे धीरे खलिहान की ओर बढ़े। तभी रात के घने अंधेरे और गहरी खामोशी के बीच अचानक ही किसी के कराहने की दर्द भरी आवाज गूंज उठी। आह, कोई मदद करो मेरी, कोई तो आके बचाओ मुझे इस राक्षसी से। रात की गहन खामोशी के बीच वो दर्द भरी कराहने की आवाज सुनते ही उस जंगल में मन्नू को तलाश रहे हरिया और विकास के कान खड़े हो गए। वो तुरंत बेचैनी से इधर उधर देखते हुए बुदबुदाए, ये कराहने की आवाज तो मन्नू की ही लग रही है। उफ, मन्नू की आवाज में इतना दर्द क्यों भरा है? और वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, कहीं वो किसी भयंकर मुसीबत में तो नहीं फंस गया है? हरिया अभी उस कराहने की आवाज की दिशा की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी दूर से एक राक्षसी अट्टहास ने उसके पैरों को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को थरथरा के रख दिया। वो अट्टहास पल प्रतिपल बढ़ता ही जा रहा था और जल्दी ही एक भयंकर सी आवाज सुनाई दी, हा 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 हा, कोई भी नहीं आने वाला है यहाँ तेरी जान बचाने को। एक बार जो इस राक्षसी के चंगुल में फंस गया तो उसे तो फिर मौत भी नहीं छुड़ा सकती। उस भयंकर आवाज को सुन के तो हरिया और विकास का दिल दहल उठा। फिर वो दोनों मन्नू की जान बचाने के लिए पूरी ताकत से उधर ही भागने लगा जिधर से उसे वो भयंकर आवाज सुनाई दे रही थी। करीब 7-8 मिनट दौड़ने के बाद वे दोनों उन घनी झाड़ियों के झुंड के पास आ पहुंचा जिधर से उसे चिल्लाने और कराहने की आवाजें आ रही थीं। विकास और हरिया ने जमीन की तरफ किया और फिर बड़ी सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए
वो उस झाड़ियों के झुंड के अंदर जाने लगे, लेकिन उन्होंने अभी मुश्किल से 2-3 कदम ही बढ़ाए होंगे कि अंदर का नजारा देख वो बुरी तरह से चीखने लगे। उनके बिल्कुल सामने ही मन्नू खून से लथपथ पड़ा था और एक बड़ी ही भयंकर राक्षसी अपने नुकीले पंजों से मन्नू के शरीर को चीरने फाड़ने की तैयारी कर रही थी। हरिया और विकास के चीखते ही उस राक्षसी का ध्यान बंट गया और वो अपनी भैंसे जैसी बिना पलकों वाली आंखों को उठा के सामने खड़े विकास और हरिया की तरफ देखने लगी। फिर एकदम से अपना भयानक मुंह खोल के अट्टहास करती हुई वो बोली, वाह वाह, आज तो मेरी तकदीर बड़ी मेहरबान है मुझ पर, जो एक साथ दो चुस्त और तंदुरुस्त नवयुवक खुद ही मेरा शिकार बनने के लिए यहाँ मेरे पास चले आए। फिर उस राक्षसी ने कंटीले तारों जैसे अपने बालों को जोर से झटका और उछल के एक ही झटके में उसने अपने सामने खड़े विकास की गर्दन दबोच ली। अपनी गर्दन दबोचे जाते ही विकास का दम घुटने लगा और वो अपने दोनों हाथों से उस राक्षसी का हाथ छुड़ाने की जी तोड़ कोशिश करते हुए छटपटाने लगा, लेकिन विकास की गर्दन पर उस राक्षसी के पंजे तो कसते ही चले जा रहे थे। जल्दी ही विकास की सांसें थमने लगीं और उसकी आंखें बाहर निकल के आने को हुई कि तभी हरिया ने लपक के बड़ी जोर से विकास की गर्दन पकड़े हुए उस राक्षसी के बालों को पकड़ के पूरी ताकत से पीछे की तरफ खींचा। दर्द के मारे चीखती हुई राक्षसी एकदम से उलट के विकास से दूर जा गिरी। राक्षसी के नीचे गिरते ही विकास ने अपनी घुट रही सांसों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए अपने गले को सहलाया और अपनी नजरें उठा के उस राक्षसी को देखने लगा। विकास को अपनी ओर देखते पाके उस राक्षसी ने तुरंत उसे दोबारा अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। तभी हरिया चिल्लाते हुए बोला, इस तरह खड़े रह के वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से मन्नू को उठाओ और मेरे पीछे आओ, नहीं तो ये राक्षसी अगर एक बार उठ के खड़ी हो गई तो फिर किसी भी हालत में हमें बख्शेगी नहीं। विकास की आंखों में आंसू भर आए। वो रोते हुए बोला, पर क्या ये राक्षसी हमें जाने देगी यहां से? हरिया जोर से चीखा, चलो जल्दी करो विकास। विकास अपने आंसू पोंछते हुए वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक जमीन पर पड़ी हुई वो राक्षसी चीखी, मत ले जाओ तुम लोग उस मन्नू को, उसे साथ ले गए तो तुम्हें भी बड़ी ही दर्दनाक मौत मिलेगी। राक्षसी के चंगुल में फंस के मरने से बाल बाल बचे मन्नू को लेकर हरिया और विकास अभी उसे लेकर वहां से जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी जमीन पर पड़ी हुई राक्षसी ने चीखते हुए फिर चेतावनी दी, मसान प्रेत का शिकार बनाना है इस मन्नू को, इसे साथ ले जाने की गलती न करो, नहीं तो वो प्रेत उसे बहुत ही दर्दनाक मौत देगा। राक्षसी की ये डरावनी और हैरतअंगेज चेतावनी सुनकर हरिया और विकास एकदम स्तब्ध रह गए। उनके आगे बढ़ते हुए कदम रुक गए। तभी हरिया को जैसे होश आया और वो बड़ी बेचैनी से बोला, अरे तुम रुक क्यों गए? जल्दी से चलो, नहीं तो देर करोगे तो हमारा भी वही हाल होगा जो पहले भी कई युवकों का हुआ है। ये राक्षसी हमें नोच नोच के खा जाएगी। इस राक्षसी ने पहले भी जाने कितनों को यूं ही मार के अपना भोजन बनाया होगा। अपनी इतनी भयानक और दर्दनाक मौत की कल्पना से ही विकास का रोम रोम कांप उठा। घबराहट के मारे उसके पैर इस बुरी तरह से थरथराने लगे कि वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिरने लगा। लेकिन अभी वो जमीन पर गिर पाता कि उसके पहले ही अचानक ही एकदम तेज आंधी सी आई और अगले ही पल हरिया विकास और मन्नू को उड़ाती हुई दूर ले जाने लगी। वे तीनों तो डर और हैरत से एकदम हक्का बक्का ही हो गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अचानक ही ये तेज आंधी कैसे चलने लगी और उन्हें अपने साथ उड़ाते हुए कहां लिए जा रही है। तभी राक्षसी जमीन से उठ के खड़ी होती हुई चीखी, ए मसान प्रेत, ये तीनों शिकार तो तुम्हारे ही हैं, इनको ले जाके जलती चिता पर झोंक दो। हवा में ऊपर उड़ते हुए विकास की निगाहें अचानक ही नीचे जमीन पर पड़ी तो वो ये देख के बुरी तरह से सिहर उठा कि अब उस राक्षसी की जगह पर एक हड्डियों का ढांचा खड़ा था। विकास डर से बुदबुदाया, हे भगवान, तो ये नर्तकी सचमुच में ही कोई प्रेतनी है। फिर अचानक ही हरिया का ध्यान इस आंधी की तरफ गया जिसमें वो तीनों किसी पतंग की तरह ही हवा में उड़े चले जा रहे थे। विकास मन ही मन बोला, उस राक्षसी ने इस आंधी को मसान प्रेत कहा था, तो क्या सचमुच ही ये आंधी कोई चुड़ैल है?
अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि आंधी एकदम से थम गई और फिर हवा के घेरे में कैद वो तीनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। कुछ ही पलों के भीतर वो तीनों जमीन पर खड़े थे, लेकिन ये जमीन कोई ऐसी वैसी नहीं थी, बल्कि ये एक मरघट था जहां हर तरफ जली हुई चिताओं की राख फैली हुई थी और ठीक बीचों बीच एक चिता अब भी धधक रही थी। ऐसा भयानक दृश्य देख के तो विकास के होशो हवास ही घूम होने लगे। उसने अपने हाथों से सिर को थामा और आंखें बंद कर बड़बड़ाया, नहीं नहीं, ये सब हकीकत नहीं है, ये जरूर कोई डरावना ख्वाब है जो बस अभी कुछ ही देर में टूट जाएगा। तभी विकास के कंधों पर तेज चुभन सी हुई और उसके कानों में चमगादड़ की तरह किकियाती हुई सी आवाज आई, मूर्ख लड़के, ये कोई ख्वाब नहीं है, तू सचमुच ही मसान प्रेत के चंगुल में आ फंसा है। जर्रा आंखें खोल के देख तो तुझे हकीकत समझ आ जाएगी। विकास ने डरते डरते अपनी आंखें खोली तो सामने खड़ी हुई एक विकराल और डरावनी आकृति को देख के कांप उठा। किसी ताड़ के पेड़ की तरह लंबी चौड़ी उस भयंकर सी दानवी के सिर पर बालों की जगह दर्जनों सांप लहरा रहे थे। उसके मोटे मोटे होंठों से बाहर निकले हुए नुकीले पैने दांत जैसे उन तीनों को चीर फाड़ के खाने के लिए व्याकुल हो रहे थे। अब तो विकास के रहे सहे होश भी गायब हो गए और वो बेसुध होकर वहीं नीचे जमीन पर गिर पड़ा। विकास, मन्नू अचेत अवस्था में जमीन पर पड़े हुए थे और उनके चारों ओर एक गोल दायरे में राख बिखरी हुई थी, मानो कोई टोना टोटका किया गया हो। उनके चेहरे पर वही डर की परछाई थी जो पहले बब्बन और फिर गांव के बुजुर्ग के चेहरे पर देखी गई थी। सिर्फ हरिया ही था जो अब तक होशो हवास में था। वो उन दोनों को होश में लाने की कोशिश करने लगा। तभी खलिहान के कोने से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। हरिया ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, कोई परछाई वहां से गुजर रही थी। उसने दौड़कर उस परछाई का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह पेड़ों के झुरमुट में गुम हो गई। पेड़ों से टकराती एक फुसफुसाहट भरी हवा उनके गालों को चीरती हुई निकली। तभी वहां गांव के 2-3 दबंग व्यक्ति हाथों में जलती मशाल लिए आ पहुंचे। वे लोग सरपंच के कहने पर गांव में पहरेदारी कर रहे थे। फिर सबके साथ मिलकर हरिया ने विकास और मन्नू को उठाया और घर ले आए और गांव के बुजुर्गों को खबर दी। अब धीरे धीरे गांव में खलबली मच गई थी। सबको समझ आने लगा था कि ये कोई मामूली मंडली नहीं है, ये मसान के कारिंदे हैं। चंपा काकी की बात अब सबको याद आ रही थी। ये सिर्फ नाच गाना नहीं, ये बुलावा है, मसान का बुलावा। उस रात सरपंच मना भाऊ ने गांव के सभी प्रतिष्ठित बुजुर्गों और नौजवानों की आपात बैठक बुलाई। बैठक में गांव का पुराना तांत्रिक पंडित देवझिरी भी बुलाया गया, जो कई सालों से जंगल किनारे एक झोपड़ी में साधना कर रहा था। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन आज उसकी जरूरत थी। देवझरी बाबा ने चौपाल में घुसते ही कहा, वो प्रेत अकेला नहीं है, वो तीनों कलाकार नहीं, उसके सेवक हैं। हर बार नृत्य के साथ वो लोगों की आत्मा को धीरे धीरे मसान में खींचते हैं। हर गायब व्यक्ति मसान का हिस्सा बन चुका है। गांव वाले स्तब्ध रह गए। पंडित जी कुछ देर शांत खड़े रहे, फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, ये मसान प्रेत पहले भी अपने कारिंदों के जरिए कई गांवों में भयानक तबाही मचा चुका है। रुको, मैं उसकी भयावहता की कहानी सुनाता हूं। बिल्कुल, अब सुनो। गंगा किनारे बसा था गांव नीमसर। चारों ओर पीपल, शिव मंदिर और दूर सुनसान में बसा भैरव घाट, वही श्मशान जहां वर्षों पहले मसान प्रेत ने जन्म लिया। तब से उस गांव में रातें खामोश थीं, पर कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। पशु गायब हो रहे थे। रात को पीपल के नीचे राख की लकीरें पाई जाती और लोगों को सपनों में एक अधजला चेहरा दिखता। आंखों से राख बहती और मुंह से निकलती थी आग की फूंक। मसान प्रेत खुद कभी सामने नहीं आता, वो अपने कारिंदों को भेजता है। ये कारिंदे दरअसल वे आत्माएं हैं जिनकी चिताएं भी अधूरी थीं। सती हुई औरतें, अविवाहित आत्माएं और नरबली में मरे यज्ञकांड के दोषी। वे अधूरी हैं पर प्रेत के आदेश से बंधी हैं। रात होते ही वे भैरव घाट से बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में जलती हुई हड्डियां होती हैं, जिन्हें वे गांव के दरवाजों पर निशान की तरह मारते हैं। जिसके दरवाजे पर निशान होता है, समझो वो अगला शिकार है। रामू काका, गांव के सबसे पुराने आदमी,
उम्र 80 के पार। उन्होंने जीवन में कई चिताएं जलाई थीं, पर एक बार दक्षिणा के लालच में एक अधूरी चिता को पूरा जलाने से मना कर दिया था। आज उसी का हिसाब होना था। रात के 1 बजे पीपल के नीचे रामू काका को किसी ने पुकारा, पर आवाज उनकी मरी हुई पत्नी की थी। कांपते हुए वो बाहर आए और देखा कोई खड़ा है, अधजला, आंखों में राख, होंठों पर मुस्कान नहीं पर आग की लपट। काका भागे, पर जैसे ही उन्होंने मंदिर की चौखट पार करने की कोशिश की, उनके आगे 3 परछाइयां खड़ी थीं। वे तीनों मसान प्रेत के कारिंदे थे। वे बोलते नहीं थे, बस उनके मुंह से राख गिरती थी। एक ने आगे बढ़कर रामू काका की छाती पर हाथ रखा और उनकी सांसें रुक गईं। सुबह गांव वालों ने देखा काका के मुंह से राख निकल रही थी और उनके सीने पर एक चिता का अधूरा चिन्ह बना था। मसान प्रेत का पहला शिकार हो चुका था। गांव की हवाओं में अब अधजली लकड़ियों की बू थी। शिव मंदिर की दीवार पर एक संदेश उभर आया, एक गया, अब बाकी हैं 7। अधूरी चिताएं हिसाब मांगती हैं। गांव में दहशत फैल गई है। कोई समझ नहीं पा रहा कि अगला कौन होगा। अब समय आ गया है कि हम इस गांव की रक्षा के लिए मां काली की शरण में जाएं। मैंने आज रात ही अपनी साधना से ये बात पता लगा ली थी कि गांव में आई तमाशा मंडली दरअसल मसान प्रेत के कारिंदे हैं। वे तीनों और मसान प्रेत बहुत बलशाली हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बलशाली है मां का आशीर्वाद। फिर पंडित जी आंखें बंद करके ध्यान लगाते हुए बोले, जब से ये तमाशा मंडली इस गांव में आई है, तब से ही हर रात को जब भी गांव में अंधेरा गहराया तो हवा में एक अजीब सी गंध तैरने लगती है, जैसे किसी पुराने श्मशान की राख और चिता की अधजली लकड़ियां सुलग रही हों। कहते हैं ये गंध ही उस मसान प्रेत की उपस्थिति का प्रतीक है। विकास घबरा के बोला, मसान प्रेत है कौन? वो दिखता कैसा है? पंडित जी बोले, मसान प्रेत बहुत ही भयंकर और डरावना है। ना वो आदमी है, ना औरत, ना जानवर, पर वो ऐसा कुछ है जिसकी उपस्थिति मात्र से मनुष्यों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगभग 50 साल पहले नवलपुर की एक औरत माया को गांव वालों ने डायन कह के जिंदा जला दिया था। माया के साथ उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी चिता में जल गया। उसी दिन से हर अमावस को वो किसी न किसी को मसान में खींच ही लेता है। वही है मसान प्रेत। ना माया है ना उसका बच्चा, दोनों की मिलीजुली अधूरी आत्मा है वो। उसकी आंखें दहकते अंगारों जैसी जलती हैं, मानो जलती चिता से उठी हों। बाल उलझे और एकदम बेतरतीब जैसे बरसों से हवा में उड़ते रहे हों। चेहरे पर न चमड़ी न मांस, बस काले पड़े हड्डियों का ढांचा, लेकिन उसकी गड्ढे नुमा आंखों में मौत से भी गहरी भयावह खामोशी थी। ये एक ऐसी बुरी आत्मा है जिसे सृष्टि के बनाए नियमों से इनकार है और जिसने मरते समय ऊपर वाले से प्रतिशोध लेने की सौगंध खाई थी। जब वो बोलता है तो उसकी आवाज नहीं आती, बस कानों में भयानक घुंघरुओं की छमछम और औरतों के रोने की आवाजें गूंजती थीं। फिर कुछ पल रुक के पंडित जी बोले, वो नर्तकी भी कोई आम डायन या राक्षसी नहीं है, बहुत ही भयानक बदरूह है वो। रुको, मैं उसकी पूरी कहानी सुनाता हूं। उस नर्तकी का नाम था चंपा, जो बचपन से सिर्फ नाचना चाहती थी। बहुत ही सुंदर थी वो नर्तकी चंपा, गुलाबी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें और नृत्य में ऐसा जादू कि देखने वाले सांस लेना भूल जाते थे। चंपा बचपन से ही तमाशा पार्टी का हिस्सा थी। उसका बाप ढोलक बजाता था, माँ हारमोनियम और चंपा नृत्य करती थी। चंपा की इच्छा थी कि वो एक बहुत बड़ी नर्तकी बने, दूर दूर तक लोग उसका नाम लेकर उसके नृत्य की प्रशंसा करें। पर चंपा की किस्मत उसे ले गई नागरेवाड़ी, जहां का जमींदार रघुनाथ राव देशमुख अपनी हवेली में हर हफ्ते एक तमाशा करवाता था और तमाशे के लिए वो हर बार नई नई नर्तकियां बुलवाता था। जब चंपा को लाया गया तो रघुनाथ राव ने पहली नजर में ही उस पर अपना दिल हार गया। वो चंपा की सुंदरता पर एकदम मंत्रमुग्ध हो उठा था। उस रात जब तमाशा खत्म हुआ तो रघुनाथ राव ने चंपा को बुलवाया। चंपा डर गई। वो समझ गई कि नाच दिखाने के नाम पर यह जमींदार जरूर उसकी अस्मिता से खेलने की योजना बना रहा है। इसलिए फिर चंपा ने जमींदार के पास जाने से मना कर दिया। पर रघुनाथ राव को तो चंपा का इनकार बर्दाश्त नहीं था। उसने चंपा को अपने लठैतों के जरिए जबरन पकड़ के अपनी हवेली में बुलवाया।
मगर रघुनाथ राव अभी चंपा को हाथ लगाता कि चंपा ने उसे तमाचा मार दिया, और तभी फिर ऐसा कुछ भयानक हुआ कि उस हवेली की दीवारें कांप उठीं। गुस्से से तिलमिलाए रघुनाथ राव ने चंपा को उसी रात श्मशान ले जाकर जिंदा जला दिया। किसी को कुछ पता नहीं चला। सबको ये झूठ कह दिया गया कि चंपा वहां से बड़ी रकम चोरी करके कहीं दूर पलायन कर गई। लेकिन रघुनाथ राव भूल गया कि श्मशान में मरने वालों की आत्मा अगर अधूरी रह जाए तो वो फिर भयानक प्रेत बन जाती है, और चंपा की आत्मा अधूरी थी। उसका नृत्य अधूरा था, उसकी जिंदगी अधूरी थी। उसकी चीखों ने अग्नि के साथ मिलकर मसान प्रेत को जन्म दिया। रघुनाथ राव की मौत कुछ ही दिनों में हो गई। उसका शरीर हवेली में उल्टा लटका मिला और मुंह में चंपा का घुंघरू ठूंसा हुआ था। चंपा की आत्मा अब मसान प्रेत की दासी बन के सिर्फ उसके लिए ही नाचती थी, पर उसके नाच में अब संगीत नहीं था, सिर्फ बदला था। उसकी नजरों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि एक भयानक शाप था। वो अब पूरी तरह से मसान प्रेत की सेविका बन चुकी थी। उसकी आत्मा ने ही फिर इन ढोलकियां और शहनाई वालों की रूहों को ढूंढा। अब वो उन दोनों के माध्यम से गांवों में जाती और हर उस आदमी को चुनती जिसे मसान प्रेत को बलि चढ़ाया जा सके, और फिर वो उन्हें भी मसान की आग में जलाकर अपनी तमाशा मंडली का हिस्सा बना लेती। उस रात पहली बार मंदिर में रात्रि जागरण और हवन रखा गया। पंडित रामस्वरूप जी ने गांव वालों को साथ लेकर रात भर मंत्रों का उच्चारण किया और बीच बीच में मां काली की आरती गाते रहे। तभी अचानक आधी रात के बाद मंदिर की ज्योत एकदम तेज जल उठी। हवा की रफ्तार तेज हो गई। सरपंच ने कांपती आवाज में पूछा, तब हम क्या करें बाबा? देवझरी बाबा ने एक गहरी सांस ली और बोला, कल अमावस की रात है, उसी रात वो सबसे बड़ा तमाशा करेंगे। अगर हम उस रात मसान में उनका तांत्रिक यज्ञ रोक दें तो उनका प्रभाव टूट सकता है, पर हिम्मत चाहिए, क्योंकि वे अब सिर्फ तमाशा मंडली नहीं रहे, अब वे खुद प्रेत हो चुके हैं। अमावस की रात करीब आ चुकी है, मसान के कारिंदे तैयार हैं और अब शेरपुर गांव की किस्मत का फैसला होगा। देवझरी बाबा ने गांव वालों को आगाह किया, अमावस की रात जब चंद्रमा पूरा लोप हो जाए तब मसान के तीनों कारिंदे अपने अंतिम यज्ञ की शुरुआत करेंगे। उस यज्ञ में अगर गांव से 7 आत्माएं चढ़ गईं तो पूरा गांव हमेशा के लिए प्रेतों का बसेरा बन जाएगा। सरपंच मना भाऊ ने गांव के सभी नौजवानों से कहा, जिस किसी में हिम्मत हो वो इस आखिरी लड़ाई में साथ चले। अब डरने का समय नहीं, अब प्रेतों से भिड़ने का समय है। 11 जांबाज तैयार हुए। हरिया, विकास, गोविंदा, रामू, शारंगधर और बाकी गांव के युवा। चंपा काकी का पोता शिवा भी, जो बाहर शहर में पढ़ता था, वो भी इस लड़ाई के लिए लौट आया। रात आई और वो रात अमावस की थी। चारों तरफ ऐसा अंधेरा कि जैसे खुद काल उतर आया हो। हवा की सरसराहट में कुछ फुसफुसाते नाम सुनाई देने लगे, बबन, रविंद्र, चंपा, मन्नू। रात का अंधेरा होते ही फिर पंडित जी ने मंदिर की घंटियां बजाईं, एक गीता निकाली, कुछ पवित्र भभूति, एक त्रिशूल और मां काली की तस्वीर के सामने दिया जलाया। तब तक हरिया ने मंदिर में काम करने वाले भोलू को गांव में भेजकर पूरे गांव में यह खबर भेज दी कि उन्हें तुरंत मंदिर प्रांगण में आना है। खबर पाते ही पूरा गांव धीरे धीरे मंदिर के आंगन में इकट्ठा होने लगा। औरतें, बच्चे सब सहमे हुए थे और हर किसी के मन में बब्बन की मौत और उस बुजुर्ग की रहस्यमयी मृत्यु की छवि अब तक ताजा थी। तभी उन्हें विकास और हरिया ने राक्षसी और मसान प्रेत की भयानक दास्तां सुनाई, जिसे सुनकर सबके दिल दहल उठे। उस रात पहली बार मंदिर में रात्रि जागरण और हवन रखा गया। पंडित जी ने गांव वालों को साथ लेकर रात भर मंत्रों का उच्चारण किया और बीच बीच में मां काली की आरती गाते रहे। तभी अचानक आधी रात के बाद मंदिर की ज्योत एकदम तेज जल उठी। हवा की रफ्तार तेज हो गई और एक बर्फीली सनसनाहट सी मंदिर में फैल गई। पंडित जी ने गले में नीम पत्तियों की माला पहनी और हाथ में लिया शुद्ध घी से जलता दिया। फिर मुंह में 2 बूंद गंगा जल डाल के वो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने लगे। फिर पंडित जी ने सबको पीछे हटने को कहा और खुद त्रिशूल उठाकर मंदिर के द्वार की ओर बढ़े और जोर से पुकारा, हे मसान प्रेत के सेवकों,
तुमने जिस गांव को माया जाल में फंसाया है, अब उसकी रक्षा स्वयं मां करेगी। निकलो अपने ठिकाने से अगर हिम्मत है तो। इतना कहते ही गांव के दक्षिण दिशा में जोर की बिजली चमकी और लोगों ने देखा कि मंदिर के बिल्कुल सामने ही बने पंचायत भवन की छत पर वही नर्तकी खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर घूंघट नहीं था, बल्कि पूरा जला हुआ चेहरा सामने था। उसके पीछे ढोलकियां और शहनाई वाला खड़े थे, पर अब उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों से खून बह रहा था और शरीर राख में सने थे। रात की कालिमा कुछ ज्यादा ही घनी हो चली थी। गांव वालों को लग रहा था मानो वे सब गांव के बाहर श्मशान घाट की ओर जा रहे हैं। उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसका मन दृढ़ था। उनके साथ पंडित जी और कुछ बुजुर्ग भी थे। पूर्णिमा का चांद धुंधलका सा लग रहा था, जैसे बादलों की राख ने उसे ढक लिया हो। यज्ञ मंडल तैयार था, मिट्टी से बना एक चक्र जिसके चारों ओर दीप जले थे। बीच में वह छोटी सी लोहे की पेटी रखी थी, जिसमें मरघट से लाई हुई एक मुर्दे की अधजली हड्डियां थीं। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, ओम शांति शांति प्रेतात्मने नमः। जैसे ही मंत्रों की ध्वनि गूंजी, अचानक हवा की गति बढ़ने लगी। दीपक एक एक कर बुझने लगे, पेड़ कांपने लगे और तभी यज्ञ मंडल के ठीक सामने एक परछाई उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें भीतर से जल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें बुझने ही नहीं दिया हो। उसकी देह राख और हड्डियों की बनी थी, पर चाल धीमी और थकी हुई। वह मसान प्रेत था, दशकों से अपमान और क्रोध का एक जिंदा प्रतीक। पंडित जी ने तुरंत हवन में से अग्नि उठाई और मंत्र पढ़ते हुए उस दिशा में फेंकी। जैसे ही अग्नि का गोला पंचायत भवन की ओर गया, वहां एक जोरदार विस्फोट हुआ और चीखों की भयंकर गूंज गांव में फैल गई। पंडित जी चिल्लाए, ये कोई साधारण तमाशा पार्टी नहीं, ये मसान प्रेत के कारिंदे हैं। वो प्रेत जो श्मशान में वास करता है और अपने लिए जीवित आत्माएं मांगता है। ये तीनों कलाकार, ढोलकियां, शहनाई वाला और नर्तकी, ये सब उस मसान प्रेत की कठपुतलियां हैं। वे गांव गांव में जाकर लोगों को अपने जादू से बांधते हैं और फिर उनकी आत्मा को उस मसान प्रेत को सौंप देते हैं। गांव वालों की दहशत और भी बढ़ गई। तभी पंडित ने अपने शिष्य और हरिया और विकास के साथ मिलकर एक युक्ति बनाई। उन्होंने गांव के चारों कोनों पर रक्षा सूत्र बांधे, मंत्रों से हवा को बांधा और गांव के बीचों बीच एक हवन कुंड सजाया। फिर सखाराम ने एक ढोलक उठाया और जोर जोर से बजाने लगा। ढोलक की आवाज गूंजते ही तमाशा मंडली के तीनों कलाकार फिर से सामने आए। गांव के बीचों बीच फिर वही ढोलक की थाप गूंजने लगी, लेकिन इस बार उसकी थाप में धड़कनों को थाम देने वाला भय था। चौपाल पर वही तीनों, रूपा, बन्ने खां और गोपीनाथ, पहले से भी ज्यादा डरावने रूप में खड़े थे। रूपा अब इंसान नहीं थी, उसके पैरों के घुंघरू खून से लाल हो चुके थे। उसकी आंखें अब आंखें नहीं, दो जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके नाचने के साथ साथ जमीन कांपने लगी। ढोल की थाप और शहनाई की धुन अब मंत्र नहीं, शाप बन चुके थे। देवझरी बाबा ने इशारा किया, यज्ञ शुरू हो चुका है, जल्दी चलो मसान की ओर। 11 नौजवान और बाबा मसान की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे गांव के बाहर पहुंचे, चारों ओर घना कोहरा छा गया। हवा में चीखें गूंज रही थीं और पेड़ों की डालियां किसी चुड़ैल की उंगलियों की तरह लहराने लगीं। मसान पहुंचते ही उन्होंने देखा, एक विशाल यज्ञ कुंड जल रहा था। चारों ओर काले वस्त्र पहने आत्माएं हाथ में कपाल लेकर नाच रही थीं। रूपा, बन्ने और गोपीनाथ तीनों वहां यज्ञ के चारों तरफ घूमते हुए प्रेत मंत्र पढ़ रहे थे। बीच में एक काला प्रेत, लंबा, धुएं से बना हुआ, बिना चेहरा, सिर्फ 2 लाल आंखें, हवा में तैर रहा था। बाबा चिल्लाए, बस यही समय है, उस यज्ञ में भस्म रेखा डालो, नहीं तो सब खत्म। हरिया और शिवा दौड़ पड़े, लेकिन तभी बन्ने खां का राक्षसी रूप सामने आ गया। उसका शरीर अब ढोल से भी बड़ा हो गया था, हाथों में लोहे की जंजीरें और सिर से धुआं निकल रहा था। उसने एक ही झटके में गोविंदा को हवा में उछाल दिया और वो यज्ञ में जा गिरा। गोविंदा की आत्मा जैसे जल गई और काला प्रेत और भी ताकतवर हो गया। अब विकास और शारंगधर रूपा की तरफ बढ़े, लेकिन रूपा हवा में लहराती हुई उनके सामने आई और उसने अपनी आंखों से खून टपकाते हुए कहा,
एक बार देख लोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। शारंगधर डर के मारे पत्थर सा जम गया। रूपा ने उसका चेहरा पकड़ा और जैसे ही उसने आंखों में देखा, शारंगधर की आंखों से खून बहने लगा और वो वहीं गिर पड़ा। अब बस 7 लोग बचे थे। बाबा ने तुरंत काले तांत्रिक धागे निकालकर बाकी युवाओं को दिए और कहा, इनसे अपने शरीर को बांध लो, वरना वो तुम्हें पकड़ लेंगे। शिवा, हरिया, रामू और बाकी लड़के अब जान की बाजी लगाने को तैयार थे। देवझरी बाबा ने एक त्रिशूल उठाया और काले प्रेत की ओर फेंका। त्रिशूल प्रेत के सीने में धंसा और वो एक भीषण चीख के साथ तड़पने लगा। तीनों कारिंदे अब बौखला गए। गोपीनाथ ने शहनाई को मुंह में लगाया और एक ऐसा सुर फूंका कि हवा जलने लगी। लेकिन उसी समय हरिया ने आग की एक मशाल उठाकर उसकी शहनाई में ठूंस दी और वो फट गई। गोपीनाथ जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। अब बचे रूपा और बन्ने खां। शिवा ने गांव के कुएं से लाई ताम्र जल की बोतल निकाली और बन्ने पर फेंक दी। जैसे ही जल उसके शरीर पर पड़ा, वो चीखने लगा और जलकर राख हो गया। अब केवल रूपा बची थी, लेकिन तभी उसने रूप बदल लिया। अब वो वहीं चंपा काकी बन चुकी थी। शिवा रुक गया। दादी, उसने कोमल आवाज में कहा। हाँ बेटा, मैं ही तो हूं। हरिया हैरान था। दादी की आवाज कैसे? देवझरी बाबा चिल्लाए, ये प्रेतनी अब सबसे बड़ा खेल खेल रही है। ये उस आत्मा की आवाज और चेहरा ले सकती है जिसकी मौत में उसका हाथ हो। शिवा को समझ आ गया, तू मेरी दादी नहीं है, तू उसकी मौत की वजह है। शिवा ने कांपते हुए अपने हाथ की तावीज खोली और उसमें रखी राख को रूपा के चेहरे पर फेंक दिया। रूपा की चीखें आसमान चीर गईं। उसका चेहरा पिघलने लगा और उसके भीतर से सैकड़ों आत्माएं निकलने लगी। यज्ञ कुंड फट पड़ा। काला प्रेत चिल्लाता हुआ उसी आग में समा गया। तीनों कारिंदों की आत्माएं वहीं राख हो गईं। सुबह हुई। गांव में पहली बार ढोल नहीं बजे। गांव वालों की आंखें खुली और सबको लगा जैसे कोई बुरा सपना था। लेकिन चौपाल की जमीन पर एक लकीर खिंची थी, राख की, और उस राख में एक घुंघरू पड़ा था जो अब भी धीरे धीरे हिल रहा था। कहते हैं कि मसान की राख कभी भी पूरी तरह ठंडी नहीं होती है। तो साथियों, आप मसान के प्रेतों के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। जितना हमें उन बुजुर्गों से जानने को मिला, उतनी स्टोरी आपके साथ शेयर की है। और मसान प्रेतों के बारे में इतनी ही बातें नहीं है, बहुत सारी बातें उनके बारे में और भी हैं। उनके बहुत ही भयानक रूप होते हैं। कैसे वो बनते हैं, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह होती है जो हम इस स्टोरी में कवर नहीं कर पाए। लेकिन आपको यकीन दिलाते हैं कि आगे कभी कोई ऐसी घटना हमारे सामने आई तो हम आपको उसमें प्रेत मसान के बारे में और भी अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि जहां तक हमें भी लगता है कि इसके बारे में कहीं और जानने की आवश्यकता है। और इसके लिए हम कोशिश करेंगे किसी तांत्रिक से या किसी सिद्ध पुरुष से इन चीज़ों को जाना जाए, और उनसे जानने के बाद हम आपको उनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल के ऊपर बाकी और स्टोरीज को सुनिए, और मेंबर्स वाली स्टोरीज जो बहुत ही डार्क हैं उनको आप सुन सकते हैं। चलिए अब अपने कुछ साथियों के नाम लेते हैं। मीर रौटेला देहरादून, कुलविंदर लुधियाना, निकुंज रामणी सूरत, सबा फातिमा, सोनिया यूपी, ममता लखनऊ, गुरमीत सिंह मोगा, मन्नू कुमार गोरखपुर, रजत चौबे बलिया, सपना कुशवाहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई घटना के साथ।